नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी के सामने जॉब मंत्रा के चैनल पे लेके आया हूं हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपरों का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन से हम ये हमेशा अंदाज लगाते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की है और हमारे एग्जामिनेशन में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा कोई साधन होता है तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो बिना लेट किए हुए, बिना किसी देरी के आप सभी लोग जुड़े और मैं अपने सेक्शन की शुरुआत कर रहा हूं कि इस पेपर में मैथमेटिक्स के कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सामने एक पेपर है जो डिस्कशन होगा मैथमेटिक्स के सेक्शन के साथ। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस कहाँ हैं। तो मैथ के क्वेश्चन सामान्यतः हाईकोर्ट जो पूछता है वह लास्ट में ही रखता है, पहले अदर पोर्शन रहते हैं। तो सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70-75 के आसपास, वहीं से मैथ का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो आइए मैं बढ़ता हूं आगे फटाफट आपके लिए। हाँ भाई, मुझे दिखाई दे दिया 75 तक तो क्वेश्चन था ही, 76 से हमारे मैथ्स की शुरुआत हो रही है और इसी क्वेश्चन से हम लोग अपने पैटर्न को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज में किस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 320 लड़के और 180 लड़कियां बैठी हैं। कोई परीक्षा होती है जिसमें विद्यार्थी बैठे जो हैं 320 लड़के हैं और 180 लड़कियां हैं। बोला है 60% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई। पास होने वाले लड़कों का जो परसेंटेज है वह 60% है और पास होने वाली लड़कियों का जो परसेंटेज है वह 80% है। तो बोला है कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। आपसे ये पता करना है कि कितने प्रतिशत छात्रों की जो संख्या है वह फेल हुई है। तो इसको दो मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए, यहाँ पे बॉयज हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं। तो बॉयज की जो संख्या दिख रही है वह 320 दिख रही है और गर्ल्स की संख्या जो दिख रही है वह 180 दिख रही है। तो एक काम करिए, इसको रूल ऑफ एलिगेशन के एप्लीकेशन के लिए पहले सिंप्लीफाई करिए। 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा तो ये 16 बन जाएगा, 2 से कटेगा तो 9 बचेगा। अब जानते हैं 16 और 9 का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आइए उसी पैटर्न को यहां समझाते हैं। यहां बॉयज लिख लीजिए, यहां गर्ल्स लिख लीजिए। ये बताइए मुझे कि अगर 60% लड़के पास हुए, इसने प्रश्न में पूछा कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो जो हम डाटा यूज करेंगे एलिगेशन का वह हम फेल छात्रों के लिए करेंगे। तो 60% लड़के अगर पास हुए हैं तो कितने परसेंट लड़के फेल हुए हैं, 40% लड़के फेल हुए हैं। लड़कों की जो संख्या है उसके 40% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। उसी तरह अगर 80% लड़कियां पास हुई हैं तो कितनी परसेंट लड़कियां फेल हुई होंगी, तो 20% लड़कियां फेल हुई होंगी। आपने यहां पे 20% दिखा दिया। अब इन दोनों की जो रेशियो है वह कितनी है, 16:9 है। तो यहां पे आप नीचे लिखेंगे 16, यहां पे आप लिखेंगे 9। जब आप मैं जो एप्लीकेशन पे कोर्स चलाते हैं हम लोग, उस कोर्स में जाएंगे ना तो आपको इन क्वेश्चनों का पूरा सीक्वेंस वाइज, डिटेल वाइज सॉल्यूशन मिलता है। यहां पे हम PIQ कैसे सॉल्व करना है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। यहां पे समझिए पैटर्न को, अगर आप पढ़े हुए हैं तो। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, यही वैल्यू निकालनी है। तो इसके निकालने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका क्या होता है, इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए। इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वह कैसे निकलेगी, तो 40 × 16, 16 चौका 64 होता है 640, 20 नवा कितना होता है 180। भाई इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, डिवीजन सम ऑफ रेशियो से 25 बन जाएगा। 16 और 9 का जोड़ कितना बनेगा, 25। चलिए सिंप्लीफिकेशन करिए मेरे लाल। 600 और 100, 700 और 120, ये बनेगा, आप एडिशन करके देखिए 820। 601 700, 840, 120, तो ये बन जाएगा आपके पास 820। 820 में 25 का भाग देंगे। आप जानते हैं 25 × 3 = 75 होता है। 25 × 3 = 75, क्या मिला, 7 मिला, मतलब 70 आ गया। 70 आ गया तो ये पैटर्न आपके पास 25 दूनी का 50 जाएगा, 25 दूनी का 50 जाएगा।
आपने किया भाई 7 मिला था 70, 25 दूनी का 50, ऊपर से 20 आया तो दशमलव लग गया, तो ये 32.8% के पास आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो एक मेथड ये है, एलिगेशन मेथड से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया, पैटर्न से चीजें आपकी आसानी से बन गई, कोई भी समस्या आपको नहीं हुई। एक तो मेथड ये हो गया। अगर मान लीजिए आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं कि और जल्दी करें, तो रेशियो तो आपके पास सही है, पहले रेशियो को बिलोंग करिए, रेशियो को बिलोंग करिए, रेशियो से ही चीजें एडजस्ट होंगी। जैसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, कितने परसेंट लड़के फेल हुए हैं? 40। तो आप इसी 16 में मेरे लाल 40 का गुणा करिए। कितने परसेंट लड़कियां फेल हुई हैं? 20%। इस 9 में 20 का गुणा करिए, तो देखिए 16 चौका कितना हुआ? 64। 20 नमा कितना हुआ? 180। बेटा इन दोनों को जोड़ के सम ऑफ रेशियो से भाग दे दीजिए, तो फिर से वही कहानी आएगी 32.8%। या तो डिटेल सॉल्व करिए या तो जल्दी सॉल्व करिए। जैसे 16 और 9 था, इसी रेशियो में यहाँ 40 हो रहे हैं, यहाँ 20 हो रहे हैं, इन दोनों का गुणा एडिशन अपॉन सम ऑफ रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा जो आपके सामने मौजूद है। आसानी से आपने इसको फॉलो किया, पैटर्न से ये क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन के साथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। कुछ अमाउंट दिया हुआ है, कहा है 31,250 रुपए पर 2 वर्ष 9 महीने का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 2 वर्ष 9 मंथ का पैटर्न है। आप इसको थोड़ा सा ये, या तो आप इसको चलिए, अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो आप इसे ट्री मेथड से कर सकते हैं, ट्री मेथड के कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं। अब देखिए ट्री मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 31,250 ये आपकी वैल्यू है। पहले साल 2 वर्ष का तो कंप्लीट निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष की बात हो रही है, चलिए 2 वर्ष की बात हो रही है। 31,250 का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका 8% निकालना पड़ेगा। अब 31,000 का, अगर 31,250 का अगर 8% निकालते हैं तो इसके 8% की वैल्यू जो बनेगी वह 8/100 बनेगी। अब बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, चलिए 8 पचे कितना होता है? 40, 0 बन गया, 4 हुआ। 8 दूनी का 16 और 4 कितना हुआ? 8 दूनी का 16 है ना, 16 में 4 जुड़ गया, 20 बन गया, 20 बन गया, हासिल 2 बना, 8 और 2 10 हुआ, 8 और 2 कितना हुआ? 10 हुआ, 8 3 का 24, 1 25 हुआ। भाई 3125 का अगर आपने किया तो ये पैटर्न आपके पास, ऐसे भी 3000, 8 का 3 गुना 24,000 होता है, 125 का अगर 8 गुना जोड़ेंगे तो 125 का 8 गुना 1000 होता है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 25,000 बन जाएगा। और 25,000 में मेरे लाल अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये 2500 बन जाएगा। कितना बनेगा? 2500। तो यहां पे जो पहले साल का ब्याज आएगा वो 2500 आएगा, आपके सामने मौजूद है। अच्छा भाई दूसरे साल चले, तो दूसरे साल मुझे क्या होता है ट्री मेथड में? मैं ट्री मेथड में क्या करूंगा? मूलधन का 8%, इसी का 8% मतलब सीधे ये 2500 मिलेगा, 2500 मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर क्या होगा दूसरे साल? भाई मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, इस पे भी ब्याज मिलेगा। अब 2500 का 8%, अब आप ही बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि 2500 का 8% कितना होगा, कहोगे सर 8/100 होगा, 00, 25 8 200 होता है, 25 8 कितना होता है? 200। आपके पास यहां आ गया। भाई आपके पास वैसे भी 10% का मान 250 होता, 8% है 200। अब हम एक तीसरा साल बनाएंगे, तीसरा साल, वैसे 3 साल तो है नहीं, वो 9 मंथ है, लेकिन हम पूरे कंप्लीट 1 साल का ब्याज निकालेंगे। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इतने का 8% तो वही होगा चुपचाप 2500, उससे छेड़छाड़ होगा नहीं। फिर बेटा इस 2500 का 8%, इस 2500 का 8% कितना हो जाएगा आपके पास? 200। बेटा इस 2500 का 8% ये भी कितना हो जाएगा? 200। अब 200 का 8%, तो 100 का 8% कितना होता है भाई? 100 का 8% 8, तो 200 का 8% कितना हो जाएगा? 16। तो ये अगर सबको जोड़ दोगे तो ये 3 साल का ब्याज होगा, लेकिन हमें 3 साल का ब्याज नहीं चाहिए, 9 मंथ का ब्याज चाहिए। मतलब ये जो ब्याज दिख रहा है, ये ब्याज जो है पूरे 12 माह का है, हमें 9 माह का ब्याज चाहिए। तो 12 माह का ब्याज कितना है? 2500 और 400, 2916 रुपये, 2916 रुपये। ये कितने माह का ब्याज है? 12 महीने का। तो भाई 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? बटे 12, तो 9 महीने का ब्याज कितना होगा? 9 से गुणा, 9 से गुणा। अब आइए फिर इस पैटर्न को समझिए। बेटा 9 महीने का ब्याज 3 से काटिए 3, 3 से काटिए 4,
चलिए 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना बना 28। बेटा यहां से 1 मिल जाएगा, यहां से 1 मिलेगा तो 4 दूनी का 8, यहां से 3 मिलेगा, 4 नवा 36, 4 से कट गए। 729 का तिगुना, तो 729 का तिगुना करोगे 29 27, हासिल के रूप में कितना मिला 2 मिला, 3 दूनी का 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ, और 70 का 21 बन गया 2187 रुपये। 2187 रुपये 9 महीने का ब्याज हुआ। और इधर ही है, तो आपसे जो पूछा है कितने का पूछा है, 2 वर्ष 9 माह, 9 माह की सीआई। तो बेटा क्या हो जाएगा, इन सभी का एडिशन 2500 2500 5000, 5000 और 200, ये वैल्यू कितनी बन गई 5200। और ये कितना आ रहा है आपके पास, उसको देखिए तो उसकी वैल्यूज आ रही है 2187 आ रही है। जोड़िए 7 8 3 5 2 7, 73 87, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जब फ्रैक्शन में डाटा होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और उसी कैलकुलेटिव पोर्शन से आपके सामने ये डाटा मौजूद है, जिसको आपने आसानी से बना लिया। चलिए ट्री मेथड का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है। इसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से इसी समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 रुपये के निकटतम क्या होगा। मतलब रुपये के निकटतम क्या होगा, इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा होगा वो फुली रुपीज नहीं आ रहा होगा, वह क्या हो रहा होगा डेसिमल ओसिमल में आ रहा होगा, इसीलिए उसे निकटतम रुपीज की बात की गई। अच्छा ये बताइए, अगर ब्याज की दर 12% है, ब्याज की दर बेटा कितनी परसेंट है 12%, तो आप जानते हैं कि 1 साल की ब्याज की बात हो रही है, तो 3 साल की ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में अगर कहा जाए, 1 साल का ब्याज अगर 12% है तो 3 साल का ब्याज जो बनेगा बेटा वो 12 इंटू 3, 3 साल का ब्याज कितना बनेगा 36%। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो होता है प्रत्येक साल का समान होता है, तो 3 साल का ब्याज 36%। मूलधन जो होता है प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, मूलधन 100% हो गया। इसका मतलब कि 36% का मान इस बंदे ने दिया हुआ है कि 6750 है, क्योंकि 3 साल का ब्याज दिया है। तो मूलधन निकालिए, क्योंकि कोई बिना मूलधन निकाले क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान बनेगा 750 इंटू 100 अपॉन 36। चलिए कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन ही आपका यहाँ पे हथियार होगा, वही एक लॉजिक होगा। तो मैं जो समझ पा रहा हूं 36 का पैटर्न है आपके पास, ये भाई 12 3 36 का ही पैटर्न बनता है, इसके अलावा तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, और तो कोई चारा है नहीं हमारे पास। तो अगर हम इसको कटाना चाहें तो मैं इसे किससे काट सकता हूं। अच्छा भाई ये बताइए, अगर मैंने इसको 4 से काटा, अच्छा ये देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, इसका मतलब 9 से कटेगा, ये 9 से कट के 4 बना, 9 से काटिए 9 7 63, 63 यहां से 4 मिलेगा, 9 5 45 है ना, मतलब ये कट के 750 होगा। 9 7 63, 9 7 63, यहां से 4 आया, 9 5 45, 750 बन गया। क्लियर हुआ। अब 750 को अगर आप 4 से कटाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक काम करिए, इस 4 से इस 25 को काट लीजिए और सिंप्लीफिकेशन करिए, तो 0 बनेगा, 0 कम 0। 25 5 कितना होता है 125, मतलब 5 लिख लिया, हासिल के रूप में 12 हुआ। 25 7 175, 25 7 175, 175 में 12 जोड़ना है, तो 175 में 10 जोड़ेंगे, 185 2 87, तो इसका एडिशन बन जाएगा 18750 रुपीज। ये बेटा मूलधन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। आपने यहां से प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल आपके सामने मौजूद था। अच्छा उसी ब्याज दर से है ना, आपके पास ब्याज की दर के बारे में जो चर्चा की गई है, वह ब्याज की दर कितनी है 12% है। 18750 का पैटर्न है, उसी पे इस ब्याज दर को निकालने की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आइए इस पैटर्न को और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। 8750 का हम 12% की दर से ब्याज निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसका 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो एक तो तरीका यह है कि 18750 का 3 साल 12% निकाल दीजिए, क्योंकि समय तो उसने 3 साल ही दिया।
3 साल के ही पैटर्न को उसने फॉलो करने की बात की है, 3 साल के पैटर्न पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए 18750, अगर मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क करूं, आपके पैटर्न पे आऊं, तो मेरा पैटर्न क्या हो सकता है, इस लॉजिक को समझने का मैं आपसे प्रयास करता हूं। ये बताइए अगर मैं कहूं आपके पास जो पैटर्न है 18750 है, बेटा इसका 12% निकालना है, 12/100, तो 10 से 10 चला जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अच्छा भाई और सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, 12×5 कितना होता है, 60 होता है, 12×5 कितना होता है, 60 बन गया, आपके सामने मौजूद है, 60 आपने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा ये और बताइए 12×5 60, 6 बना, 12×7 84, 84 और 6 कितना बन गया, 90, 9 आ गया, 12×8 96, 96 में 9 जुड़ेगा, 105 आएगा हासिल के रूप में 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 12×5 60, 0 हासिल के रूप में कितना मिला, 12×5 60, 0 हासिल के रूप में 6, 12×7 84 और 6 90, 9, 12×8 96, 96 में 9 जोड़ूंगा तो 105 हो जाएगा, 10, 12 और 10 22 बटे 10 है, बटे 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, 2250 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 2250। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वह कितनी बन जाएगी, 2250 हो गया। चलिए दूसरे साल चलेंगे तो ये भी बनेगा 2250 बनेगा। दूसरे साल क्या होगा, 2250 का 12%, आइए 2250 आपके पास आया। चलिए हाँ भाई, अब इस 2250 का देखिए, इस 2250 का फिर से 12% निकालिए, 12/100, 10 से 10, चलिए 12×5 60 हासिल के रूप में 6, 12 दूनी का 24 और 6 30 हासिल के रूप में 3, 12 दूनी का 24 और 3 27, तो बेटा इसका 10% निकाल देंगे, 270, कितना बन जाएगा बेटा, 270। तो यहां पे आपके पास जो लॉजिक आएगा वह कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। आपने इसको 270 लिख दिया, कोई समस्या नहीं। फिर तीसरे साल ये सीधे कॉपी पेस्ट होगा 2250, 2250 का 12% 270, इसका भी 270। अब 270 का 12%, चलिए 270 का 12%, आइए अगला स्टेप क्या है, 270 का 12%, 12/100, 10 से 10 कैंसिल, 12×7 84, 4 हासिल के रूप में कितना आया, 8 आया, 12 दूनी 24 और 8 32, ये बना 32.4, कितना बन गया, 32.4, इसीलिए निकटतम मान की उसने बात कही थी 32.4। आइए यहां पे आपने लिख लिया 32.4। अब आपको इसे पूरा जोड़ना पड़ेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए अगर मैंने कहा 2250 का तिगुना, 2250 का तिगुना, तो आप इसको कह सकते हैं 2250 का तिगुना कितना हो सकता है, कितना हो सकता है भाई, 2250 2250 2250 6600, 2250 बना 3 बार 6600 और 150, तो 6600 में 150 जुड़ेगा 750 आएगा। चलिए 270 का तिगुना, आप 27 को 3 बार जोड़ते हैं, 27 + 27 + 27 81 होता है, 810 प्लस कितना बन गया, 32.4। अब इसको जोड़िए तो भाई 10.4 सबके पास होगा, ठीक है ना। अच्छा हटा दीजिए, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपके पास जो पैटर्न आएगा वह बना 6750, एक पैटर्न आया 810 और एक पैटर्न आया 32.4, इसका एडिशन 10.4, 2 8 5 3 8 1 9, 8 7 कितना बन गया, 5 3 8 1 9 ही बनेगा, 8 7 15 बन गया, हासिल के रूप में 1 आया, और 6 1 कितना हुआ 7, 75 92, 75 92 के निकटतम आंसर क्या है, तो 75 92, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ये आपके पास पैटर्न आया जो आपने इसे आसानी से डेवलप किया। ट्री मेथड के कॉन्सेप्ट से ये चीजें आप आसान बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे अगर आप क्लासेस में आते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं होता है, जैसे ब्याज की दर जो है वह कितनी परसेंट है, 12%, ठीक है। तो देखिए इसका एक पैटर्न आता है आपके पास 3r² और r³। तो r³ 12 का क्यूब 1728 होता है, तो यहां पे डबल डेसिमल लग जाएगा, है ना, और ये पैटर्न इधर आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का तिगुना और 12 3 36। तो मुझे लग रहा है
36, अच्छा 144 का तिगुना कितना होगा? 144, 14 तिया 4 तिया 12 हासिल के रूप में 1 हुआ, 14 तिया, हाँ 4 तिया 12 हासिल के रूप में 14 तिया 42, 1 43, 43.2 36। तो इसका जो रूल बनता है, अगर मैंने यहाँ पे भाग दिया क्यूब 1000 प्लस यहाँ पे 1 आ गया और इसमें भाग दिया 433, लगभग हम देख रहे हैं 36 लगभग 40%, 40 दशमलव कुछ करके इसका आंसर आएगा, 40 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा। अब मैं आपसे कहूं, जो इन्होंने डाटा दिया है 18750, कितना दिया है? 18750 का अगर मैं 40% निकाल दो, 40% 101010, एक काम करिए तो 7 पंचौ का 20 हासिल के रूप में 2 लगा, 7 28 28, पंचौ का 20 28 2 30 हो गया, हासिल के रूप में 3 लगा, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 और 3 75। देखिए अब लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर उस तरीके से निकालेंगे तो सभी आंसर 7500 नियर अबाउट के लिए तो ट्री मेथड की बात होगी, है ना। इस फार्मूले का डिस्कशन मैं करूंगा इस क्लासेस में कि इस फार्मूले का कैसे इसको 3 साल के इफेक्टिव रेट पे यूज करके इस पे पैटर्न पे आता है। लेकिन इफेक्टिव रेट में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि नियर अबाउट अगर सभी नंबर्स, इसलिए मैंने इफेक्टिव रेट का यहां डिस्कशन नहीं किया क्योंकि सभी नंबर 7500 के आसपास था। तो मैंने देखिए 2 ऑप्शन है 75 78 75 92, तो इफेक्टिव रेट का पूरा डिटेल आपको करना पड़ेगा और वहां पे चीजें आपकी बनेगी। चलिए किसी क्वेश्चन से हम इफेक्टिव रेट के बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे, पहले हमने ट्री मेथड से चर्चा कर लिया। आइए ये मत समझिएगा कि इफेक्टिव रेट की चर्चा नहीं होगी, इफेक्टिव रेट की चर्चा आपसे होगी, आगे भी क्वेश्चन आने दीजिए, अगले क्वेश्चन को हम इफेक्टिव रेट से ही करके दिखाएंगे। आइए 5 वर्ष पहले पुनीत और अमृता की औसत आयु 15 वर्ष थी। 2 लोग थे, पुनीत और कौन थे? पुनीत था और अमृता थी, 2 लोग। कब? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ये 15 साल के थे, तो टोटल कितने होंगे? 15 दूनी के 30 वर्ष के। 5 साल पहले पुनीत और अमृता 30 साल के रहे होंगे। तो वर्तमान समय में पुनीत और कौन? अमृता। वर्तमान समय में पुनीत और अमृता कितने साल के होंगे? जैसे आप 2 लोग हैं, 2 लोग 5 साल पहले 30 साल के थे, तो वर्तमान में दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, मतलब कितने की इंक्रीजिंग होगी? 10 साल की। वर्तमान में पुनीत और अनिता जो होंगे वह 40 वर्ष के रहे होंगे। अगली लाइन, आज पुनीत, अमृता और रेणु की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लोग आ गए, पुनीत हो गई, अमृता हो गई, रेणु। वर्तमान में 3 लोग हैं, तो 20 तिया 60, तीनों मिलके वर्तमान में कितने साल के हैं? 60 साल के। अगर रेणु नहीं होती, पुनीत और अमृता ही होती, तो वर्तमान में कितने साल के थे? 40 साल के। अर्थात वर्तमान में जो रेणु की उम्र है वह कितनी वर्ष है? 20 वर्ष। वर्तमान में रेणु कितने साल की है? 20 वर्ष की। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष पश्चात रेणु की आयु क्या होगी, 12 वर्ष के बाद रेणु की उम्र क्या होगी? तो इस 20 में 12 आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस 20 में 12 जोड़ दिया, 20 में 12 जोड़ा, तो रेणु की वर्तमान उम्र कितनी हो जाए? 12 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बन गया। चलिए ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो। प्रश्न क्या है? एक मानचित्र का स्केल। अब देखिए जब आप स्केल लेते हैं, आप कभी भी इंची, ज्योमेट्री बॉक्स की इंची लेते हैं, तो इंची जो होती है वह 2 मेजरमेंट में होती है, इंच में या सेंटीमीटर में। तो उसने कहा है कि एक मानचित्र का स्केल 1:, इतना दिया, ये जो वैल्यू दी है। तो बेटा ये जो वैल्यू आपके पास दिया है स्केल का मेजरमेंट 1:3 पे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये जो वैल्यू होती है मेरे लाल, ये वैल्यू सेंटीमीटर में होती है। ये वैल्यू किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझिए मानचित्र में। आगे पढ़ते हैं। 2 नगरों के बीच की वास्तविक दूरी 120 किलोमीटर है। 2 नगरों की वास्तविक दूरी जो दिखाई गई है 120, दूरी जो दिखाई गई है वह किलोमीटर में दिखाई गई है। तो बेटा सबसे पहले इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं कहूं, आपसे एक राय लूं, तो मैं पूछ सकता हूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बात तो सही है भाई। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक है भाई
1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 इंटू 100, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 1000 पे 3 2 5 0, 2 2 4 1 5 बन जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 पे 5 जीरो आ जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, इसको सेंटीमीटर में बदलिए। 30 पे इन्होंने 2 2 4 2 6 दिया है और 1 पे 5 जीरो से भाग दे दीजिए तो सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। आइए आप इसको कन्वर्ट करके देखिए। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, मतलब ये बन गया 30 किलोमीटर। मतलब इनका यह कहना हुआ कि अगर मानचित्र के स्केल की बात किया जाए तो 1 की वैल्यू 30 किलोमीटर है। 1 की वैल्यू अगर हम मानचित्र पे स्केल उठाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर। मतलब मानचित्र में यह दिखाया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मानचित्र पे 30 किलोमीटर कहीं रिप्रेजेंट करना है तो जब हम 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर का मान हम 30 किलोमीटर मानेंगे या 30 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर 30 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तो 120 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर आएगा? तो आप कहोगे सर 120 बटे कितना? 30, क्योंकि 30 आया तो ये कितना सेंटीमीटर बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मतलब यहां से फार्मूला से ये एडजस्ट हुआ कि 30 किलोमीटर का मान अगर 1 सेंटीमीटर है तो 120 किलोमीटर का मान कितना सेंटीमीटर होगा? तो 120 बटा 30 मतलब 4 सेंटीमीटर। दैट इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? मानचित्र के स्केल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। 9000 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग और बी के भाग में अनुपात इतना है, बी और सी के भाग में अनुपात इतना है। चलिए 3 लोग हैं, 3 लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ए इज टू बी इज टू सी। क्या है? ए और बी का भाग का अनुपात मेरे लाल 5:2, सी खाली। बी और सी का अनुपात कितना है मेरे लाल? तो 7:13, यहां पे ए खाली। तो मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आपको पढ़ाता हूं कि जो खाली है उसको बगल वाले से भर दो। यहां खाली है, यहां पे 2 बैठा दो, यहां खाली है, यहां 7 बैठा दो। 7 5 35, ये 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे तीनों कट रहे हो। 35 14 26 क्या किसी एक नंबर से कटेंगे? आप कहोगे नहीं कटेंगे। पूछा है बी का भाग, किसका? बी, बी का शेयर। बी का शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? बी का शेयर, बी का भाग। तो टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? टोटल अमाउंट 9000 है। 9000 इंटू बेटा बी का भाग कितना है? बी कितना है? 14, यहां 14 लिख ले से अपॉन मेरे भाई सम ऑफ रेशियो बनाइए, सम ऑफ रेशियो बनाइए। 35 में 14 जोड़ेगा तो 35 और 10 कितना होता है? 45। 45 और 4 कितना? 45 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 1 जुड़ेगा 50, 50 और 25 75। इसका मल्टीप्लिकेशन का डाटा आया 75 आया। अब आपका कैलकुलेशन आपकी चीजें मैनेज करेगा। जिससे कटाना चाहते हैं आप कटा सकते हैं, आपका पैटर्न आपकी इजाजत देता है। चलिए 75 से डायरेक्ट काटिए, 75 से डायरेक्ट काटिए। 75 कम है 75, एक बार जाएगा। ऊपर से 15 बचेगा, 1.5 हो जाएगा। 75 दूनी का 150, 150, 120। फिर समझिए 75 कम है 75, 75 से भाग दिया, एक बार गया। ऊपर से 15 आया, 150। 75 दूनी का 150 होता है, 1 जीरो बन गया 120। 12 14 में 168 होता है, ये वैल्यू बन जाएगी 1680। देखिए कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आंसर बना 1680। बेसिक कैलकुलेशन, आप किस कैलकुलेशन से उसे एडजस्ट करते हैं ये आपका ईमानदारी है, आपका टारगेट है। अम्ल और पानी के एक 25 लीटर घोल में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। चलिए भाई, अम्ल और वाटर रेशियो कितनी है? 4:1। इस घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? अब इस घोल में 3 लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात कितना होगा ये बताइए। टोटल डाटा कितना है? 25 लीटर। 25 लीटर बेटा सम ऑफ रेशियो कितना बनेगा? 4:1 मतलब 5। 5 तो 5 से भाग दे दीजिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सम ऑफ रेशियो देखिए 5, तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर। इसका मतलब उसमें अम्ल है 20 लीटर और पानी है 5 लीटर। जो 25 लीटर का घोल है उसमें अम्ल की जो मात्रा है
वह कितनी है 20 लीटर, क्योंकि अम्ल पहले है पानी है बाद, तो ये 20 लीटर, ये कितना लीटर 5 लीटर। इस घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 3 लीटर पानी मिला दिया, तब रेशियो कितने की होगी 20 लीटर अम्ल 8 लीटर पानी, 20 लीटर अम्ल 8 लीटर पानी। चलिए काटिए 4 से, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 4 पाँचे 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बना 5:2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अम्ल आपके पास 5 और पानी आपके पास कितना 2, 5:2, यहां पे ये राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल, 2 तरह के चावल खरीदता है, एक 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले तथा दूसरा 50 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले। इन्हें इतने के अनुपात में मिलाता है, इस मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक चावल लिया दूसरा चावल लिया, एक दुकान पे गया दुकानदार, तो उसने किया क्या, पहले खरीदा 75 रुपये चावल, दूसरे दुकान पे गया तो कितने रुपए चावल खरीदा 50 रुपए, और दोनों चावलों को खरीद के 3:2 में मिला दिया। तो पता करिए, जब एक दुकान से 75 रुपया खरीदा, एक दुकान से 50 रुपया खरीदा और दोनों को मिलाया, तो उस चावल का क्रय मूल्य कितना हुआ, उस चावल का लागत मूल्य कितना हुआ, नई वैरायटी दोनों को मिलाने से जो चावल बने उसका लागत मूल्य कितना हुआ। तो उस चावल का लागत मूल्य जो सीपी होगा क्या होगा, इनका गुणा कर दिया, 75 तिहाई 225, 50 दूनी 50 दूनी 100, मतलब 75 रुपया वाला अगर 3 किलो चावल खरीदोगे तो 225 रुपया का लगेगा, और 50 रुपया वाला 2 खरीदोगे तो 100 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे खर्चा किया 225 रुपया, यहाँ पे खर्चा किया 100 रुपया। 75 रुपया वाला चावल 3 किलो खरीदो कितना खर्चा करोगे 225, 50 रुपया वाला 2 किलो खरीदो कितना खर्चा करोगे 100 रुपये। टोटल कितना किलो चावल तुम्हारे पास हो गया 3 2 5, मतलब ये बना 325 बटे 5, 325 है बेटा, 325 है, 35 न लिख ला, 35 गलती से लिख गया, 325। चलो काटो तो 5 से भाग दो, 6 5 30, 6 5 30, वहां से 2 मिला, मतलब चावल बना, चावल की लागत मूल्य होगी 65 रुपये प्रति किलो, 65 रुपया प्रति किलो। अब चावल 65 रुपया खरीद के 62.64 रुपया बेचा जा रहा है, तो घाटा हो रहा है ना, घाटा हो रहा है, महंगा खरीद के सस्ता बेच रहे हो, तो हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 65 में से 62.64 घटा दो, 62.40 घटा दो, तो 60 पैसा मतलब 63 रुपये, 60 2 रुपये 26 पैसे का नुकसान हो रहा है ना। तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो 2.60 इंटू 100/65। कैलकुलेशन आपका है, आप इंतजार से कैलकुलेशन बनाइए। ये 260 हो जाएगा, 260 बटे 65, 260 बटे 65। ये बताओ मुझे आप, 65 का दोगुना कितना होता है 130, 65 का दोगुना कितना होता है 130 बनता है, तो 65 का कितना गुना 4 गुना हो जाएगा। अगर हम 65 का पैटर्न उठाए तो कितनी बार जाएगा, कहोगे सर 4 बार जाएगा, आंसर जो बनेगा 4%, 4% की हानि। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्यों भाई, क्योंकि आपने चावल खरीदा है 65 रुपया किलो और बेच रहा है कितने रुपए 62 तो हानि। अब ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाना चाहते, डायरेक्ट भी बनाना चाहते तो दिख सकते थे, चावल की सीपी कितना 75 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 2 है ना, अपॉन 2 3 5, 1 किलो का मूल्य निकाल लेते तो 65 रुपया आता और वहां से चीजों को एडजस्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए 2 लोग हैं, कौन है भाई, ए और बी। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए, अगला पॉइंट है, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक काम करिए, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 15 20, 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे लाल 60 होगा। 12 15 20 एलसीएम कितना 60, 12 25 60, ये 5 आ जाएगा। 12 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तीनों का काम, तो तीनों के देखो 5 और 9 3 12 है ना। तीनों की बात अगर की जाए तो ये 12 काम हो रहा है, तो 12 काम की जब भी बात है टोटल काम कितना है 60।
ठीक है। तो देखिए अगर हमसे बात किया जाए, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ, दो लोग यहाँ, दो दो लोग हैं, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 12। तो केवल a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? 2 से डिवीजन देखो, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 12, तो केवल a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12/2, मतलब कितना? 6। तो तीनों मिलकर कितने के दिन में करेंगे? 60/6, आंसर बनेगा 10 दिन। 60/6 आंसर कितना बनेगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। या कई बच्चे जैसे एलसीएम 60 है, एलसीएम 60 है, तीनों का पूछा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये करते क्या है, काम को दोगुना कर देते हैं, क्योंकि दो दो लोग हैं, और ये 5 और 9 3 12, 12 से भाग दे देंगे, 12 5 60, 5 दूनी का 10, डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 10 दिन, जो आपके सामने मौजूद है। सोनू एक काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है और कविता उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और तब सोनू काम छोड़कर चला जाता है। कविता अकेले शेष काम को कितने दिन में करेंगी? अब आप इसी पैटर्न को समझिए। पैटर्न में बोला गया सोनू, सोनू और कविता। बोला गया कि सोनू एक काम को 25 दिन में करता है और कविता उसी काम को कितने दिन में करती है? 20 दिन में। 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वह कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इस सोनू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। कविता की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। 4 और 5 दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए, कितने दिन तक? 5 दिन तक। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ? दोनों का एक दिन का काम 4 और 5 का जोड़, ये दोनों का एक दिन का काम है 9, और 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45। 5 दिन में कितना काम होगा? 45। ये बताइए रेस्ट वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? तो 100 में से 45 घटा लीजिए। 100 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा? 55। और इस 55 काम को सोनू काम छोड़कर चला जाता है, कविता अकेले करती है। तो कविता अकेले 55 काम को कितने दिन में करेंगी? 55 बटे, कविता की एफिशिएंसी 5 है, तो 55 बटे 5 आएगा 11 दिन। बोला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो कविता शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 11 दिन में पूरा करेगी, जो आपके सामने मौजूद है। पैटर्न वाइज चीजें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को कोई डायरेक्ट करना चाहता है, कविता उस काम को कितने दिन में करेगी? टोटल वर्क कितना है? 100 है। टोटल वर्क कितना है? 100 है। अच्छा भाई, काम को अगर देखा जाए कि काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये देखिए कि सोनू ने कितने दिन काम में इन्वॉल्व रहा। तो सोनू काम में 5 दिन इन्वॉल्व रहा, तो यहां से हो जाएगा 4 × 5, क्योंकि सोनू का एक दिन का काम है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? डिवाइडेड बाई, चलिए डिवाइडेड बाई टोटल काम में इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा, कविता का 5 वर्क है, इफिशियंसी 5। ये देखिए 100 में से 5 का 20 घटेगा 80, 80/5 कितना दिन होगा? 16 दिन। टोटल 16 दिन कविता ने काम किया। कविता टोटल कितना दिन वर्क की? तो टोटल काम था 100, जिसमें से 4 × 20 सोनू काम किया था, तो कविता ने टोटल 80 काम किया होगा, और 80 काम के बदले उसने 16 दिन लिया होगा। लेकिन आपसे पूछा शेष काम कितने दिन में किया, इसका मतलब कविता 5 दिन शुरू में सोनू के साथ थी ना, तो अकेले कविता ने कितना दिन काम किया होगा? तो 16 में से 5 घट जाएगा, तो अकेले कविता ने 11 दिन काम किया होगा। टोटल काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ होगा, शेष काम 16 में से 5 घट गया 11 दिन, तो आंसर आपके पास 11 आएगा। अगर पूछता टोटल काम कितने दिन में होता, तो 16 आया। चलिए, एक नल किसी टंकी का 1/3 भाग 8 घंटे में भरता है। ये बताइए 1/3 भाग 8 घंटे में भरता है, तो पूरा भाग कितने घंटे में भरेगा? पूरा भाग 8 तिरी का 24 घंटे में भरेगा। और नल भी उसी टंकी को 3/4 भाग 12 घंटे में भरता है। अच्छा चलिए बी की बात करते हैं। 3/4, 12 × 4/3 कर दीजिए, 3 से काटेंगे 4, 4 × 16। देखिए ए पूरी टंकी को 24 घंटे में भर देगा, जबकि बी पूरी टंकी को 16 घंटे में भर देगा। पूरी भरी हुई टंकी को नल सी 8 घंटे में खाली करता है। चलिए तीसरा प्राणी भी आ गया, सी कहता है कि मैं पूरी भरी टंकी को 8 घंटे में एम्प्टी कर दूंगा, खाली कर दूंगा। अच्छी बात है भाई। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टंकी कितने समय में पूर्णतया भरेगी? इसमें से 2 टंकियां क्या है? आइए एक रेशियो को डेवलपमेंट करिए। आइए पैटर्न क्या है? ए लेता है 24 घंटे, बी लेता है 16 घंटे, और सी कहता है मैं 8 घंटे में
खाली करूंगा, भरूंगा नहीं। ये दोनों कहते हैं भरेंगे 24 और 16 में, कहता है मैं खाली कर दूंगा, मैं एम्प्टी करूंगा। अब देखिए 24, 16 और 8 का एलसीएम 24 ही रहेगा, 24 ही रहेगा। चलिए भाग दीजिए 24/24, मतलब इसकी इफिशियंसी 1। 16 में 24 से भाग दी, अच्छा 16 था यार, तब तो 24 एलसीएम नहीं होगा, तब 24 एलसीएम नहीं होगा, है ना, 16 था। तब यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा एलसीएम पे फोकस करिए। 24, 16 और 8, तो बताइए 24, 16 और 8 से कटने वाला एक ही डाटा है 48, जो सबसे पहले सिंप्लीफाई हो रहा है 48, क्योंकि ये भी 8 तरीका 24, ये 8 तरीका है। अगर मैं देखो तो यहाँ पे फैक्टर 8 × 3 है, यहाँ 8 × 2 है, यहाँ 8 × 1 है, तो इसका फैक्टर 8 हो जाएगा। 8 × 3 × 2, 8 तरीका 24 दूनी 48, एलसीएम 48 होगा। मैं जल्दी कर रहा था, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 8 से काटेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48। अब देखिए यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्णतया भर जाए? A can fill 1/3 tank of 8 hours. He can fill 3/4 the same tank in 12 hours. तो 12 3 36, 3 चौक 12 चौका 16, सही तो है यार। सी पूरी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है, तो यार 48। चलिए तो खाली टंकी कितने समय भर जाए? यार ऐसे प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो यहां पे टंकी तो भर ही नहीं सकती। अगर इस प्रश्न को स्ट्रक्चर समझा जाए तो अगर तीनों नल को खोलते हैं A + B - C, तो A 2 काम करता है, इफिशियंसी 2 है, B की इफिशियंसी 3 है और C की इफिशियंसी मेरे भाई 6 है। तो टंकी पानी भरेगा 5 लीटर दोनों मिला के और ये खाली करेगा 6 लीटर। तो टंकी हमेशा 1 लीटर क्या होगी, 1 लीटर प्रत्येक घंटे खाली होगी। 1 लीटर प्रत्येक घंटे क्या होगी, खाली होगी। तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए 48/1, कितना, 48 घंटे। लेकिन 48 घंटे तब सही माना जाएगा जब ये प्रश्न होता जो यहां पे लिखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होता, तो हमसे कहा जाता तो पूरी भरी टंकी कितने समय में पूर्णतया खाली हो जाएगी। क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट देके टंकी को कभी भर ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, जैसे एक टंकी है 1 घंटे में 5 लीटर भरती है, 2 नल 5 लीटर, उसमें जैसे एक डबरू से 5 लीटर पानी डालते हो और उस टंकी में ऐसा छेद है जो 6 लीटर पानी बाहर कर देता है, तो क्या पॉसिबल है टंकी में पानी टिकना? टंकी में पानी कभी टिकेगा नहीं। लेकिन अगर 48 लीटर की टंकी है, पूरी तरह से भरी है, और आपने 2 भरने वाले नल खोले और एक खाली करने वाला नल खुला, तो उसमें जैसे 5 लीटर पानी गया तो नीचे से 6 लीटर खाली हो गया। या आप ऐसे सोचिए, आपके पर्स में 48 रुपए है, आपके पर्स में कितने रुपए हैं, 48 रुपए हैं। आप पर डे 5 रुपए कमाते हो और 6 रुपए खर्चा करते हो, तो क्या होगा, 48 रुपए। जैसे आपने 5 रुपए कमाया तो 48 और 5 कितना हुआ, या आप पर डे 5 रुपए कमाते हो, 6 रुपए खर्चा हो करते हो, पर्स में आपके पास 48 रुपए है। तो आज मान लीजिए आपने 14 तारीख को 5 रुपए कमाया, खर्चा हो गया 6 रुपए, तो 1 रुपए आप कहां से लाए? 1 रुपए की कमी हो रही है ना, 1 रुपए आप कहां से लाओगे, पर्स से निकालोगे। मतलब पर डे यही आदत है, 5 रुपए कमाना, 6 रुपए खर्चा होना, तो एक एक दिन में क्या होगा, 1 रुपया आपके पर्स से निकलेगा, तो पूरा का पूरा 48 रुपया कितने दिन में खाली हो जाएगा, 48 दिन में खाली हो जाएगा कि नहीं। वही ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेजर मिस्टेक है, जो भी क्वेश्चन का लॉजिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कार 72 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, 27 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? एक काम करिए, किलोमीटर/आवर को 72 किलोमीटर/आवर है, किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदल दीजिए। तो जब किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलेंगे तो 72 × 5/18, 18 × 54, 18 चौका 72, ये बन जाएगा 5 चौका 20 मीटर/सेकंड। 1 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगी।
आपसे बोला है 27 सेकंड में कितना चलेगी, तो बेटा 20 इंटू 27, 27 दूनी का कितना होता है 54, 540 मीटर, 540 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। स्थान पी से हरि और रवि क्रमशः 3 घंटे तथा इतने घंटे की चाल से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके बीच इतने किलोमीटर की दूरी कब तय होगी। स्थान पी से, देखिए ये स्थान पी है, ठीक है ना। हरि और रवि क्रमशः, हरि एक स्टूडेंट है, हरि जो है कितने की स्पीड से चलता है 3 की स्पीड से, और रवि कितने की स्पीड से चलता है, रवि नाम का एक स्टूडेंट है जो 3.5 की स्पीड से चलता है। वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, किस डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये सेम स्थान है, स्थान पी से हरि और रवि। अब स्थान पी से अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, विपरीत दिशा, ये इधर चलेगा इधर, तो उनके बीच इतने किलोमीटर की दूरी क्या होगी। तो जब डिस्टेंस की बात हो रही है, विपरीत दिशा में चल उनके बीच की दूरी कब होगी, समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे है ना सापेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर कहा जाए, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड आपस में जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपस में जोड़ा जाता है। तो बेटा एक काम करो, डिस्टेंस 5.2 किलोमीटर है ना, दोनों की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में ही है, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 3.5 और 3 6.5, ये बन जाएगा 6.5, ठीक है। दोनों सेम डेसिमल बना रहे हैं, तो 52/65, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, आंसर आएगा 4/5 घंटे। अब 4/5 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4/5 इंटू 60, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। ये 48 मिनट के बाद उतनी दूरी पे होंगे जो दूरी है। डायरेक्शन अपोजिट है तो सापेक्षिक चाल का यूज होगा, समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल, है ना। तो 5.2 में 6.5 से डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों जुड़ गए 6.5, तो वास्तविक आंसर आया 4/5 आवर्स, 4/5 घंटे, और घंटे को मिनट में बदलोगे तो आंसर आएगा 48 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। ये बात आप जान गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित अपनी यात्रा कार द्वारा 9 AM पर प्रारंभ करता है और स्थान P पर उसी दिन 1 AM पर पहुंच जाता है। यदि वह कार को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलाता है, उसी स्थान पर दिन में 12 बजे पहुंचना हो तो उसे चाल को कितना बढ़ाना होगा, ये बताइए। रोहित है या आप है, खुद समझिए। 9 बजे चलते हैं आप, 9 AM पे चलते हैं, और P स्थान पे मेरे लाल आप कितने बजे पहुंच जाते हैं, तो 1 बजे पहुंचते हैं, P स्थान पे 1 बजे। तो समय आपने कितना लिया, 9 × 3 = 12, 4 घंटे, कितने घंटे, 4 घंटे। और आपकी स्पीड कितनी है बेटा, 60 है, आपकी स्पीड कितनी है, 60 है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 60 × 4 = 240 किलोमीटर। आपने 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। अब इस डिस्टेंस को आप चाहते हैं कि 12 बजे कंप्लीट हो जाए, कितने बजे कंप्लीट हो जाए, 12 बजे। फिर ध्यान दीजिए, आप 9 और सॉरी सही तो है, 9 बजे सुबह चलते हैं, 12 बजे के बाद जो आता है वो PM होता है ना। तो 9 बजे चलते हैं तो 4 घंटा तो लगे, यदि कार इतने की चाल से चलती है तो 6 × 4 = 24 हो गया, सही है भाई। अब समय, हमें ये समय कितने घंटे पूछ रहा है कि 12 बजे पहुंचना चाहते हैं, दिन में 12 बजे, तो 9 बजे चलूं और 12 बजे पहुंचूं तो समय कितना लूंगा, 3 घंटे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 240/3, 240/3, तो यार ये स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो चाल कितना बढ़ी, 60 से 80 पे गए, 60 से 80 पे गए, इसका मतलब कि कितने की वृद्धि हुई, 20 किलोमीटर पर आवर की। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बन गया। चलिए क्लियर हो रहा है बेटा। एक व्यक्ति A से B तक की 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर
20 किलोमीटर पर आवर से जाता है एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो देखिए औसत चाल जो होता है, एवरेज स्पीड की अगर बात किया जाए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है 60 किलोमीटर की दूरी जो है वह 20 घंटे में तय करता है, जाता है ए से बी और डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो सीधे लिखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा 20 30 50। देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, दूरी समान होती है, तो औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट लगता है आपके सामने 2xy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा इसको काट के देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 चौका 20 हो गया, 4 तेई 12 दूनी का कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या इसको अगर कोई फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो ऐसे लगा लीजिए। देखिए स्पीड कितनी है, जाते समय 20, आते समय कितनी है 30, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60, चलिए यहां से 20 में भाग दीजिए 60 में, तो यहां पे बनेगा 3 घंटे, ये समय आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3 घंटे, ये 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए 60 किलोमीटर गया है और 60 किलोमीटर आया है, 60 ए से बी 60 किलोमीटर गया और ए से बी से ए 60 किलोमीटर आया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 60 जाना 60 आना, 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 120। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया, 120 किलोमीटर। समय कितना लगा, 3 घंटा जाने में, आने में 2 घंटा, 5 घंटे। तो 120 बटा 5 कितना हो जाएगा बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर होता है। तो या तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो औसत चाल का फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, इस तरह कर दीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या 4/9, 5/6, 7/12, 11/24, 8/11 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए चलिए इसमें आता हूं, पहले इसको देख लीजिए, सरल करें, कुछ और भी बेसिक उठा लेते हैं, जो अदर टाइप के क्वेश्चन है उसके बाद आएंगे, एक एक पैटर्न पे चलेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, 3 अंक की संख्या है, 3 कोई भी ले लीजिए, बोला है कि ए बी सी एक 3 अंक की संख्या है जहां ए इज ग्रेटर देन सी। ए बी सी 3 अंक की संख्या है, ए इज ग्रेटर देन सी, और सी ए बी एक दूसरी 3 अंक की संख्या है। चलिए एक दूसरी 3 अंक की संख्या है सी बी ए। अच्छा एक अंक की संख्या हम बनाते हैं, जैसे मैंने इसको लिया 5 3 1, ठीक है। अब इसको मैंने लिख लिया 1 3 5। चलिए दोनों का डिफरेंस करिए, तो दोनों का डिफरेंस करिए, तो 5 में से सॉरी ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना होगा 2, 2 मतलब 12, 12 में से 3 गया, आपके पास कितना हो जाएगा 9, ये 4 हो गया। ये पैटर्न आपके पास आया। या कोई भी 3 अंक की संख्या होती है, 3 डिजिट जो नंबर होते हैं, समझिए इस बात को, 3 डिजिट जो नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा 121, तो ये वाली जो अंक होता है ये यूनिट प्लेस होता है, इसका मान 1 होगा। बेटा इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10 होगा, और इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100 हो जाएगा। मतलब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये जो वैल्यू हमारी बनती है 100a बनती है, 100a हो, जो भी यहाँ पे अंक लेगा वो 100 गुना, ये वैल्यू होगी 10b होगी, और ये जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो होगा 1c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको लीजिए, इसकी वैल्यू बेटा बनेगी 100c, ठीक है ना, इसकी वैल्यू सेम रहेगी 10b, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1c। ठीक है, एक काम करिए, दोनों का डिफरेंस करिए, माइनस माइनस माइनस, तो 10b से 10b कैंसिल, ठीक है, और यहां पे a कर लीजिए बेटा, a कर लीजिए, ये a है। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे, 100a में से एक a गया, ये स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा 99a आएगा। चेक करिएगा कितना आएगा, 99a आएगा। अब देखिए ये 100c में से 1c घटेगा, ये 99c आएगा। तो बेटा यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, 99a माइनस c। तो इसका जो मल्टीपल होगा, 2 तरीके का मल्टीपल होगा, 99 ऐसे जब भी डिफरेंस निकाला जाता है 3 अंक के नंबर का,
तो जब भी डिफरेंस निकाला जाता है वह दो चीजों से मल्टीपल होता है, 9 इंटू 11, या तो 11 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। ऑप्शन नंबर बी है इज अ राइट आंसर। ये पैटर्न आपके पास आ गया, ठीक है, तो 9 बना दीजिए, चीजें आपकी बन जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले सिंप्लीफिकेशन वाले को एक साथ करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस 2 10 हो गए।